नमस्कार दोस्तों, प्राचीन बिहार के इतिहास का ये लास्ट वीडियो है। इसमें शुंग वंश, कन्नौज वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश एवं पाल वंश से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट जानकारी को डिस्कस किया गया है। ये आपके वीडियो नंबर 4 है, ठीक है। इसका पहले 3 वीडियो आपके अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आज टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। शुंग वंश मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना करता है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी और उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित कौन थे, पंडित जी कौन थे? तो पतंजलि आपके पंडित जी थे, ठीक है, पुरोहित थे। पुष्यमित्र की हत्या के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बनता है। और इसमें आपको याद रखना कि कालिदास के नाटक मालविकास अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन मिलता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन किस बुक में मिलता है? तो मालविकास अग्निमित्र में मिलता है। ये कालिदास का नाटक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? तो जो शुंग वंश है, इसका अंतिम शासक देवभूति है, ठीक है। उसके बाद है कन्नव वंश। जो कन्नव वंश है, इसकी स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया है। देवभूति की हत्या करके वसुमित्र शुंगों के अमात्य मंत्री थे। कर्ण वंश भी आपके ब्राह्मण वंश है। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? तो सुशर्मा है। कर्ण वंश का अंतिम जो शासक है वो आपके सुशर्मा है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है, याद रखिएगा। और सिमुक ने जो है सुशर्मा की हत्या करके कन्नव वंश का अंत कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक है। और सिमुक के द्वारा ही जो है सुशर्मा की हत्या करके कन्नव वंश का अंत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में समझिएगा। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने के क्रम इस प्रकार है। तो हिंदू, यूनानी, दूसरा में शक, तीसरा पहलव और चौथा आपके कुषाण है। इसे याद रखिएगा इस प्रकार कि हिंद यूनानी भारत में जो है क्या खाने के लिए आते हैं? शक्कर खाने के लिए आते हैं, चीनी खाने के लिए आते हैं, ताकि हम पहलवान हो जाएं। लेकिन जब वो चीनी खाते हैं तो पहलवान की जगह पर वो क्या हो जाते हैं? कुपोषित हो जाते हैं, ठीक है, कुपोषित हो जाते हैं। इस प्रकार से इसे याद रखिएगा कि हिंद यूनानी भारत में शक्कर खाने के लिए आते हैं ताकि हम पहलवान हो जाएं। लेकिन जब भारत में आते हैं, जब शक्कर ये खा लेते हैं तो इन्हें जो है कुपोषण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि कुषाण जो है चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कुषाण है चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक है। और इस वंश का सबसे जो प्रमुख शासक है वो आपके कनिष्क है, ठीक है। कनिष्क सबसे इम्पोर्टेंट शासक है। और कुषाण वंश की जो राजधानी है पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो कुषाण वंश है इसकी राजधानी पेशावर भी था और मथुरा भी था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, वो कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। जो आपके अश्वघोष हैं, अश्वघोष को जो बुद्ध चरित्र की रचना करते हैं उनको कनिष्क जो है पाटलिपुत्र से विजित करके लेके अपने पास जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला है, ये आपके चित्रकला से संबंधित है। तो कनिष्क के समय में गांधार एवं जो मथुरा कला है बहुत ही विकसित हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया। तो आपसे पूछा जाता है कि जो शक संवत कब चलवाया गया था? तो 78 ईस्वी में चलवाया गया था और कनिष्क के द्वारा चलवाया गया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिपत्य कायम था। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त वंश के बारे में समझिएगा।
गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया है और जो श्रीगुप्त हैं इनका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त हैं जिनका शासनकाल 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक रहता है। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम गुप्त शासक कौन है जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, तो घटोत्कच गुप्त थे। उसके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में समझिएगा। इनका जो शासनकाल है 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाया था। आपसे पूछा जाता है कि जो गुप्त संवत है किसके द्वारा चलवाया गया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलवाया गया था। 320 ईस्वी में चलवाया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर था महाराजा, अब आ गया महाराजा धीराज की उपाधि पहली बार किसके द्वारा धारण किया गया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। उसके बाद समझिए समुद्रगुप्त के बारे में। इसका शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इतिहासकार स्मिथ के बारे में याद रखिएगा। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर किसके द्वारा संबोधन किया गया था, तो स्मिथ के द्वारा संबोधन किया गया था। समुद्रगुप्त ने पराक्रम, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राज्यों तथा दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। समुद्रगुप्त को जो है कविराज भी बोला गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है कविराज भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण आपके मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद जो है 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण जो है चंद्रगुप्त सेकेंड उनकी हत्या करके स्वयं राजा बन जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में समझिएगा। इनका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से विवाह किया था। कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में होता है, लेकिन रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने जो है अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय भी आपके प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक आपके रहता है। 399 में आता है, 399 में आपके आता है और 414 में आपके वापस जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये तो आपके हो गया फाहियान, ठीक है। एक आपके हुएनसांग किसके दरबार में आता है, तो हर्षवर्धन के दरबार में आता है हुएनसांग। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र के नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, अमरसिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट। उसके बाद है घट करपर, छपनक, भरूची, ठीक है। छपनक एवं भरूची, ये 9 नाम आप लोग याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है कि कुमारगुप्त प्रथम के बारे में समझिएगा। इनका शासनकाल
415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमार प्रथम 415 ईस्वी में शासक बनता है। इसे दोबारा ध्यान से समझिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का जो पुत्र है जिसका नाम है कुमार गुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक आपके बनता है, और इसी के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के समय में होता है। जो आपके नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के समय में ही होता है। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन जाता है। स्कंद गुप्त के बारे में समझिएगा, 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक, ठीक है, 455 ईस्वी से जो है 467 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय में होता है। स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जो है जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ये आपके गुजरात में जूनागढ़ स्थित है। अभिलेख में हुनों को मलेच कहा गया है। इसे नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके हून है उन्हें क्या बोला गया था, तो मलेच बोला गया था जूनागढ़ अभिलेख में। स्कंद गुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया था। स्कंद गुप्त ने जो है सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है, तो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का भी आपके अंत हो गया है। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, पूछा जाएगा कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किस इतिहासकार के द्वारा दिया गया है, तो B.A. स्मिथ के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है पाल वंश के बारे में समझिएगा। गुप्त वंश समाप्त हो गया, पाल वंश के बारे में समझिए। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया है, 750 ईस्वी में किया गया है। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक आपके धर्मपाल है, ठीक है, धर्मपाल सबसे इम्पोर्टेंट शासक है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। इसे नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो सोमपुर महाविहार है ये कहाँ पर स्थित है, तो बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है, वर्तमान में। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। धर्मपाल ने जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से आपके संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने जो है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित भी करता है, ठीक है। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर भी आपके अधिकार करता है। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन करता है, तो धर्मपाल करता है। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करता है। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र जो है देवपाल 810 ईस्वी में आपके पाल वंश का शासक बनता है। देवपाल ने जो है अपनी राजधानी को मुंगेर ट्रांसफ़र कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव आपके दान में दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि देवपाल के बाद जो है बिग्रापाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियाँ अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। उसके बाद है कि धीमन एवं बीठपाल इस कला के प्रवर्तक थे, ठीक है। जो पाल कला है इसके प्रवर्तक कौन थे, तो धीमन एवं बीठपाल थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक एवं उसकी राजधानी के बारे में समझना है तो समझ लीजिए। वंश शासक और राजधानी, जो बृहदर्थ है, बृहदर्थ के द्वारा राजधानी कहाँ पर बनाया गया था, तो गिरिब्रज राजगिरी में बनाया गया था, जो मगध की प्रथम राजधानी थी। उसके बाद है बिंबिसार, बिंबिसार के द्वारा राजधानी कहाँ बनाया गया था, तो गिरिब्रज राजगिरी में बनाया गया था। उज्जैन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाता है। शिशुनाग इसे वैशाली ट्रांसफ़र करता है, जबकि कालाशोक शिशुनाग का बेटा जो है फिर से राजधानी को पाटलिपुत्र आपके ट्रांसफ़र कर लेता है। इसके बाद नंद वंश
नंद वंश का राजधानी पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश का राजधानी पाटलिपुत्र था। कुषाण वंश इसकी राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा था। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र था। पाल वंश की राजधानी आपके मुंगेर था। उसके बाद है प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य के बारे में समझिएगा। साहित्य, लेखक और विशेषता। बुक का नाम है अर्थशास्त्र, इसके लेखक हैं कौटिल्य और इसमें जो है राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र। ठीक है। बुद्ध चरित्र, इसके लेखक अश्व घोष हैं। इसमें इसे जो है बौद्ध धर्म का महाकाव्य बोला गया है। जो बुद्ध चरित्र है इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य बोला गया है। इसके राइटर कौन है? अश्व घोष हैं। उसके बाद है प्रज्ञा पारमिता, ये बुक है, इसके लेखक है नागार्जुन। इसमें शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया है। सी यू की, इसके लेखक हैं हुएनसांग, ये भारत का यात्रा विवरण है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। इसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण दिया गया है। मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखा गया है। इसमें बैक्टीरियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण किया गया है। ललित विस्तार, इसके लेखक का पता नहीं है। इसमें बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है। महावंश, इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन किया गया है। जातक कथाएं, इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। तो पूरे प्राचीन बिहार को कंप्लीट कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।